डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। आज का ये वीडियो है ना सभी के लिए रहेगा। कोई स्टूडेंट है, पीड़ित महिला है, या कोई पुरुष है जिसके ऊपर झूठा घरेलू हिंसा का मामला चला हुआ है, सभी के लिए रहेगा। क्योंकि आज हम ना पूरा कानून पढ़ने वाले हैं, तो महिलाओं को अपने अधिकार पता चलेंगे और पुरुषों को अपने कर्तव्य पता चलेंगे, और स्टूडेंट को तो नंबरों से मतलब है। तो उनके लिए बहुत आसान भाषा में करवाऊंगा और इतना इंटरेस्टिंग रहेगा, आप एक सेकंड के लिए भी इसको स्किप मत करना, नुकसान आपका होगा। देखो, घरेलू हिंसा होता क्या है? घर के सदस्यों के द्वारा घर के सदस्यों को तंग करना घरेलू हिंसा होता है। लेकिन घर में सदस्य कौन कौन होते हैं? हम दो और हमारे दो, यानी कि लोग लुगाई और चिंटू मिंटू। ये बन गया लोग और ये बन गई लुगाई, और ये बन गए इनकी चिंटू मिंटू। चिंटू मिंटू समझते हो ना, इनके बच्चे, है ना? ये होते हैं घरेलू हिंसा के अंदर। नहीं, ये नहीं होते हैं। दो चार लोग और होते हैं। चार लोग और कौन होते हैं? वही लोग लुगाई और चिंटू मिंटू। ये लोग हो गया, ये चिंटू मिंटू हो गई, ये लीजिए चिंटू मिंटू। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये मैं इसीलिए समझा रहा हूं, अगर आप ये समझ गए ना, पूरा एक्ट समझ जाओगे, पूरा अधिनियम समझ में आ जाएगा। सिर्फ 2 मिनट यहां पर लगा दो, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, और इतनी आसान भाषा में करवा दूंगा, आपने सोची नहीं होगी। देखो, ये है कौन कौन? ये दोनों तो हो गए चिंटू मिंटू, यानी हो गए बच्चे। और अगर ये बच्चे इनके हैं तो ये हो गए माँ बाप, यानी कि ये हो गई वाइफ और ये हो गया हस्बैंड। तो ये कौन है? ये हस्बैंड जो है ये इसके बहन भाई हैं, यानी कि ब्रदर और सिस्टर। दोनों भाई भी हो सकते हैं, दोनों सिस्टर भी हो सकते हैं, आप कैसे भी समझ सकते हो। क्योंकि आपको एक बात बताऊं, 2001 की जनगणना से पहले है ना, 4 बच्चों की फैमिली नॉर्मल फैमिली मानी जाती है, यानी कि 3 बच्चों की और 4 बच्चों की नॉर्मल फैमिली मानी जाती है। और उन्हीं बच्चों के आज केस चल रहे हैं, तो समझ सकते हो आप। अगर ये बहन भाई है तो ये कौन हो गए? ये भी हो गए मम्मी पापा, यानी कि इनके कौन हो गए? इनके हो गए जी दादा दादी। आई थिंक आप फैमिली को समझ चुके हो। अब घरेलू हिंसा किसके साथ होगा? घरेलू हिंसा उसके साथ होगा जो इनके ब्लड रिलेशन में नहीं है, यानी कि इनके जो इनसे रक्त संबंधित नहीं है। कौन नहीं है? सिर्फ ये नहीं है जी, पत्नी। इनसे बने ये तीनों, इससे बन गए ये दोनों, यानी कि ये इनके फैमिली में सबसे अलग है। तो जो घरेलू हिंसा होगी ना, वो पत्नी के साथ होगी। लेकिन एक मामला और होता है सौतेले बच्चे का। ये हो गया जी सौतेला बच्चा। सौतेले बच्चे का भी तो ब्लड रिलेशन अलग हो जाता है। किससे? या अगर सौतेला बच्चा पिछली वाइफ का हो, यानी कि पहले वाली वाइफ का हो, इसकी वाइफ का हो, तो सौतेलापन किसके साथ हो गया? सौतेली माँ के साथ हो गया। लेकिन अगर माँ ही साथ में ले आई तो सौतेलापन किसके होगा? तो पूरी फैमिली के साथ ही सौतेलापन हो गया। क्योंकि पापा भी सौतेला, पापा सौतेला तो बुआ चाचा भी सौतेले, बुआ चाचा सौतेले तो दादा दादी भी सौतेले। आई थिंक आप समझ चुके हो। तो घरेलू हिंसा जो होगी ना, वो 2 लोगों के साथ होगी, या तो सौतेला बच्चा हो या फिर पत्नी हो। लेकिन एक शख्स और भी होता है जी। कौन होता है? घर जमाई। जो घर जमाई रहता है ना, उसका कहाँ? वो भी तो बेचारा घर जमाई रहता है। अगर पत्नी ससुराल में रहती है तो वो भी तो अपनी ससुराल में रहता है, उसके साथ भी घरेलू हिंसा हो सकती है। मैं मजाक नहीं कर रहा। केरल हाईकोर्ट का ये फैसला आया था, अगर कोई घर जमाई रहता है ना और उसको भी अगर कोई टॉर्चर कर रहा है तो घरेलू हिंसा का वो फायदा उठा सकता है। अब बताता हूं आपको घरेलू हिंसा होती कैसे है। देखो, मैं इन दोनों के मामले में बताऊंगा, घर जमाई का मैं आपको बता दिया जितना बताना था। अगर इन दोनों को शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मतलब मार पिटाई करके किसी अंग को नुकसान पहुंचाकर, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अगर टॉर्चर किया जाता है, कुछ भी कहकर या कुछ भी कर कर, अब आप कुछ भी समझ लो। एक शब्द लिख रहा हूं, मां, फील। फील। अगर इस सौतेले बच्चे को इन सब ने कुछ ऐसा कह दिया कि इसको फील हो गया, तो इसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है। पत्नी को कुछ भी कह दिया, बस इसको क्या हो गया? फील हो गया, तो मतलब इसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है। देखो, अब सास कहती है महारानी 10 बजे उठती है, पड़ी पड़ी चाय भी नहीं पिलाती। अब महारानी को फील हो गया, फील हो गया मतलब घरेलू हिंसा। अब कई बार कह देते हैं महारानी है ना सारे दिन मायके में फोन मिलाए रखती है, इस महारानी को फील हो गया, फील हो गया तो क्या हो गया? घरेलू हिंसा। यही सौतेले बच्चे के साथ होता है। अब सौतेली माँ ने कह दिया कि इसको तो ना गोलगप्पे की रेडी पे लगा दो और मेरे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दो, इसको हो गया फील। तो क्या हो गया? घरेलू हिंसा हो गया। मैं ये शब्द इसलिए लिखा है, मैं ज्यादा थूक बिलोना नहीं चाहता इस मामले पर। आई थिंक आप समझ चुके हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर पत्नी को या सौतेले बच्चे को किसी भी बात का फील होता है, जो बात इन सब के द्वारा कही गई है, इनके द्वारा, किसी के द्वारा कही गई है, अगर इनको फील होता तो वो हो गया जी घरेलू हिंसा। डेट्स इट। लेकिन घरेलू हिंसा एक्ट बना कैसे?
इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ा सा बता देता हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा। इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी ना अमेरिका से हुई थी। अमेरिका से इसलिए हुई, पहले महिलाओं को पीटना है ना एक आम बात थी। आम बात क्या थी, परंपरा थी। तो अमेरिका ने सबसे पहले बनाया था घरेलू हिंसा एक्ट। उस एक्ट में क्या हुआ, अगर कोई महिला को शारीरिक रूप से तंग करता ना, सिर्फ उसके ऊपर लगेगा, मानसिक रूप से तो तब भी तंग कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया। और आपको पता है भारत में तो सती प्रथा भी था। आदमी मर गया, लुगाई को अर्थी के ऊपर बिठाया और जला दिया। खैर मैंने लाइव तो नहीं देखा, मैं था ही नहीं, लेकिन वीडियो में मैंने भी देखा, भैया यूट्यूब में भी चलाता हूं, तो समझ गए होगे आप। धीरे धीरे फिर दहेज का बन गया। फिर दहेज का जब कानून बना था ना, तब थोड़ी समस्या आई थी कि अगर किसी के साथ हल्का फुल्का टॉर्चर हुआ, महिला गई थाने में जाके बोल दिया मेरे से दहेज मांग रहे हैं, दहेज मांगा ही नहीं। तब गवर्नमेंट को समझ में आया कि दहेज मांगना और घरेलू हिंसा करना दो अलग अलग बातें हैं। इसलिए फिर ये घरेलू हिंसा का कानून बना कि जिससे दहेज नहीं मांगा जा रहा, और लेकिन शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है। मैंने मिर्जापुर फिल्म भी देखी है, उसके अंदर है ना वो बुड्ढा बोलता है, बहुरानी आज घुटनों पर तेल तुम लगाओगी, तो वो क्या था, घरेलू हिंसा था। आई थिंक आप समझ चुके हो। लेकिन कैसे बना, देखो 13 सितंबर 2005 को संसद में आया जी, क्या ये मामला, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और राष्ट्रपति जी की स्वीकृति मिल गई। राष्ट्रपति कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम। और 14 सितंबर को, जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए, 14 सितंबर को इसको ट्रांसलेट कर दिया, हिंदी में बना था ये एक्ट, और 14 तारीख को इसको अगले ही दिन यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। चलता गया मामला, और बात आ गई 17 अक्टूबर 2006 पर। 17 अक्टूबर 2006 को यह मामला महिला विकास कल्याण मंत्रालय में, महिला एंड बाल विकास कल्याण मंत्रालय में आ गया, और संपूर्ण भारत पर 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू हो गया। यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 26 अक्टूबर 2006 के बाद संपूर्ण इंडिया पर लागू होगा, सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, 31 अक्टूबर 2019 के बाद ये एक्ट संपूर्ण भारत के ऊपर लागू है, क्योंकि अनुच्छेद 370 हट चुका है। और जैसे ही अनुच्छेद 370 हटा, आईपीसी सेक्शन 18 भी डिलीट हो गया। 18 क्यों डिलीट हो गया, 18 ये कहता था कि आईपीसी संपूर्ण भारत पर लागू है सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन जैसे ही अनुच्छेद 370 हटा, तो अब आईपीसी संपूर्ण भारत पर लागू है, यानी कि जम्मू कश्मीर पे भी लागू है, और ये एक्ट भी अब जम्मू कश्मीर पे लागू, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद ये संपूर्ण भारत के ऊपर ये एक्ट लागू। वहां की महिला भी अब इसका फायदा उठा सकती है। लेकिन अगर आप कोई स्टूडेंट है और अपने एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक सलीखे से लिखें। वो कहते हैं ना, सलीखे से कई हर बात सुनी जाती है। तो सलीखे से लिखने का मतलब मेरा, पहले आप ना इंट्रोडक्शन डालें, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ता है ना, वो दो चीजों का पड़ता है। पहली चीज, आपने दूसरे स्टूडेंट से अलग क्या लिख रखा है, और दूसरी चीज, जो आपने अलग लिख रखा है वो ट्रू कितना है और डीपली कितना है। तो सीखते हैं अब इसके सेक्शन और करते हैं स्टार्ट। हाँ, इसके मैं बता दूं आपको, 37 इसके अंदर सेक्शन है, और इसके अंदर 5 चैप्टर हैं, और टोटल इसके 17 नियम बनेंगे जी। और जो ऐसे कोई, अगर आप पीड़ित महिला अगर इस वीडियो को देख रहे हो, तो इसके अंदर आपके अब अधिकारों का पता चलेगा, इन 37 सेक्शनों के अंदर, इन धाराओं के अंदर। और कोई पुरुष देख रहे हो तो आपके कर्तव्य का पता चलेगा। तो मैं फिर कह रहा हूं, स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो सीखते हैं इसके सेक्शन, करते हैं स्टार्ट। घरेलू हिंसा अधिनियम का पहली धारा यानी कि पहला सेक्शन, नाम, विस्तार और प्रारंभ। यानी कि इसका जो पहला सेक्शन है ना, ये कहता है कि इसका जो नाम होगा ना, वो घरेलू हिंसा एक्ट होगा। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। देखो, ये इसका कंप्लीट नाम होगा जी। ये 2005 लिख रखा ना, आप इसको सन ना मानने, ये भी इसका नाम में इंक्लूड है। अगर आप इतना लिखते हो तो आप गलत लिख रहे हो। ये इसका नाम बोलता है कि इसका जो कंप्लीट नाम है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है। यहां तक इसका कंप्लीट नाम रहेगा। इसका जो विस्तार है ना, वो संपूर्ण भारत पर रहेगा। मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं कि जब ये बना था, कब बना था ये 26 अक्टूबर 2006 से संपूर्ण भारत पर लागू था, लेकिन सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन विस्तार 31 अक्टूबर 2019 के बाद अब ये संपूर्ण भारत पर लागू है। पहले जम्मू कश्मीर पे नहीं था, अब तो जम्मू कश्मीर पे भी लागू है। यानी कि इसका जो विस्तार है संपूर्ण भारत के ऊपर लागू है। प्रारंभ कब हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 को हुआ था, और इसका जो नाम है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसका पहला सेक्शन ये कहता है। दूसरा सेक्शन बताता है जी परिभाषा। परिभाषा किसकी बताता है?
परिभाषा ना इस एक्ट के अंदर जिन जिन लोगों को इंक्लूड किया गया उन सब की परिभाषा बताता है। इंक्लूड कौन है? इंक्लूड पीड़ित है। अब पीड़ित कौन होता है? जिसके साथ आप बीती हो रही है। इसके अंदर बच्चा भी है, मैंने बताया था आपको, सौतेला बच्चा। बच्चा कौन होता है? जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है। इसके अंदर मजिस्ट्रेट भी होगा। मजिस्ट्रेट कौन होगा? जो सिविल जज होता है, जो उनका न्याय करेगा। पुलिस भी है। पुलिस का क्या यानी कि उन सब चीजों की परिभाषा, सूचना है, रिपोर्ट है, पुलिस है, गेस्ट हाउस है, घरेलू हिंसा की भी परिभाषा बता रखी है। यानी कि जो हम अब 37 धाराएं पढ़ेंगे ना, उनके अंदर जिस भी शब्द का जिक्र आएगा उन सब की परिभाषा बता रखी है सेक्शन 2 के अंदर। वो मैं आपको है ना आगे आगे ऐसे बताता चला जाऊंगा। देखो, घरेलू हिंसा की परिभाषा भी सेक्शन 2 के अंदर बता रखी है, लेकिन वो मैं यहां भी बताऊंगा आपको और यहां भी बताऊंगा। तो यही कहना चाहता हूं मैं। देखो, पुलिस शब्द यहां गया, पुलिस की परिभाषा भी सेक्शन 2 के अंदर बता रखी है। पुलिस होती कौन है, पुलिस थाने किसको कहते हैं, चिकित्सक किसको कहते हैं, पड़ोसी किसको कहते हैं, ये सारी बातें बता रखी है। घरेलू नातेदारी का क्या परिभाषा, यानी कि जिसके घर के जिसके साथ संबंध है, तो हर चीज की परिभाषा बता रखी है सेक्शन 2 के अंदर। लेकिन अगर आप स्टूडेंट है और ये लिखना चाहते हो ना, तो आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। मजिस्ट्रेशन, पुलिस, घरेलू नातेदारी, बच्चा, पीड़ित, आप रिश्तेदार भी लिख सकते हो, या फिर आप ये गेस्ट हाउस भी लिख सकते हो। इन सब की परिभाषा 5-7 लिख दो, काफी होता है। सेक्शन 3 बताता है जी घरेलू हिंसा क्या होता है। देखो, घरेलू हिंसा दो जनों के साथ होगी। एक तो 18 साल से कम का सौतेला बच्चा, या फिर पत्नी के साथ, और कुछ केस में तो घर जमाई के साथ भी हो सकता है। अगर इनको शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से किसी भी तरह से अगर इनको टॉर्चर किया जाता है ना, तो उनके साथ क्या होता है? घरेलू हिंसा होती है। इनके ऊपर ताने मारे जाते हैं, इनको बात बात पे इनको टोका जाता है, ऐसी कोई बात जो इनको फील हो जाए, घरेलू हिंसा। सेक्शन 1 क्लियर, 2 क्लियर, आई थिंक 3 भी क्लियर। सेक्शन 4 ये कहता है संरक्षण अधिकारियों को जानकारी देना। संरक्षण अधिकारी कौन होता है जी? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। SI लेवल का मान लो, SI लेवल का कोई भी अधिकारी, या IU लेवल का कोई भी मान सकते हो आप। संरक्षण अधिकारी वो होता है, उसको जानकारी कौन देगा? देखो, एक चीज बताता हूं आपको समझने की है। ये पीड़ित है, ये पीड़ित है, और इसके साथ ये मान के चलो पत्नी है, पीड़ित है, ये इसका घर है। इस घर में है ना, इसके साथ टॉर्चर हो रहा है, लेकिन ये बेचारी इतनी मजबूर है, ना तो इसके पास फोन है, ना इसको गेट से बाहर निकलने दिया जा रहा है। इसको अंदर ही अंदर टॉर्चर किया जाता है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, किसी भी तरह से। ससुर के द्वारा गंदी नजर से देखा जा रहा है, देवर भी गंदी नजर से देख रहा है, सास बार बार इसको ताने मार रही है, और ये बेचारी ना घर से बाहर नहीं निकल सकती। यानी कि जो इसके साथ बीत रही है, आप भी बीत रही है, वो किसी के साथ शेयर कर ही नहीं पाती। लेकिन एक इसका ये कोई पड़ोसी है, ये पड़ोसी वो वाला भी हो सकता है, लाइन मारने वाला। इस पड़ोसी को लगा किसके साथ बेचारी गलत हो रहा है, तो ये क्या कर सकता है? ये पुलिस को सूचना दे सकता है जी। 100 नंबर पर भी सूचना दे सकता है, 1091 पर भी सूचना दे सकता है। कौन? ये व्यक्ति। यही कहता है सेक्शन 4, संरक्षण अधिकारियों की जानकारी देना। यानी कि जिसके साथ ये हो रहा है ना, उसका कोई पड़ोसी भी ये जानकारी पुलिस तक पहुंचा सकता है। इसका कर्तव्य बनता है। इसका क्या, अगर मेरे पड़ोस में ऐसा किसी महिला के साथ हो रहा है ना, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं पुलिस को सूचना दूं कि भाई मेरे पड़ोस में किसी महिला को ना बहुत ज्यादा तंग किया जा रहा है। ये मेरा फर्ज है। ये फर्ज ही तो बता रहे हैं, को जानकारी देना फर्ज है। अगर आपके पड़ोस में भी ऐसा हो रहा है ना, तो आप पुलिस को सूचना दें। 100 नंबर पर फोन करें, आप किसी भी स्टेट से हो, 1091 में फोन करें। आपका कर्तव्य बनता है, यही बता रखा है। और जो बताएगा ना, उसके पीछे पुलिस नहीं पड़ेगी, बल्कि उसकी सूचना ग्रहण करेगी, और जो उसने कहा, जिस पीड़ित महिला के बारे में बताया, वहां पर जाकर एक्शन लेगी। मतलब इसको बेफालतू तंग पुलिस नहीं करेगी। यही कहता है सेक्शन 4। सेक्शन 5 ये कहता है पुलिस व मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। अब देखो, आम नागरिक ने तो अपने कर्तव्य निभा दिए सेक्शन 4 के अंदर। सेक्शन 5 बताता है पुलिस और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य क्या है। पुलिस का कर्तव्य ये है कि जहां से इसको ये सूचना मिली है, जहां से सूचना मिली है वहां पर जाए, वहां पर देखें क्या ये सही हो रहा है नहीं हो रहा है, वहां जाकर पीड़ित से मिले, और हो सके ना तो जो पुलिस ऑफिसर है वो महिला ही हो, क्योंकि महिला ही महिला को अच्छी तरह से समझ सकती है। और एक पीड़ित महिला अपने दिल की बात एक महिला को ही बताएगी, पुलिस को तो देखो बताएगी नहीं। और दूसरा फर्ज पुलिस का ये बनता है कि इसकी आप बीती उससे पूछे कि भाई तेरे को शारीरिक रूप से तंग किया जा रहा है या मानसिक रूप से तंग किया जा रहा है, या तेरा मिस यूज हो रहा है, या तेरे को वैसी ताने मारे जा रहे हैं, तेरे से दहेज भी मांगा जा रहा है। यानी कि उसको बातों में ना उसकी दिल की बात निकलवाने की कोशिश करे, जो उसके अंदर डर बैठा हुआ ना वो निकलवाने का कोशिश करे एक महिला पुलिस कर्मचारी। ये उसका कर्तव्य बनता है। तीसरा कर्तव्य पुलिस का ये बनता है कि इसको इसके अधिकार बताए जाएं कि भैया आप एक महिला हो ना, आपके लिए भारत सरकार ने ये कानून बना रखे हैं, आपके पास ये अधिकार है, आप डरिए मत, आप अपने अधिकारों का आपको ना पूरा फायदा मिलेगा।
कि अगर आप अपने परिवार से अलग रहना चाहती हैं, अपने सास ससुर से, अपने हस्बैंड से, या अगर तो आपको ये हर रोज मारते पीटते हैं, आप अलग रहना चाहते हैं ना, तो कोर्ट क्या है, आपको अलग से रहने का बंदोबस्त करवाएगा, आपको पूरा मेंटेनेंस दिलवाएगा। मतलब इसके अधिकार बताने का कर्तव्य किसका है? पुलिस का है। अगर इसको मार पिटाई कर रखी हो तो पुलिस का एक कर्तव्य बनता है कि इसको हॉस्पिटल ले जाया जाए, जो भी नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल हो, इसका इलाज करवाया जाए। और पुलिस का कर्तव्य बनता है कि अगर इसको मार पीट कर बाहर निकाल दिया गया हो तो इसको एक गेस्ट हाउस प्रोवाइड करवाया जाए। सेक्शन 6 के अंदर मैं आपको ये बात बता दूंगा। तो ये बनते जी पुलिस के कर्तव्य। लेकिन मजिस्ट्रेट के कर्तव्य ये बनते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब को इनको जैसे ये विविध प्राधिकरण एक्ट है 1987 के अंदर बना था, इस एक्ट के अंदर है ना, इसकी जितने भी कानून कार्रवाई होगी, यानी कि यहां घर से कोर्ट तक और कोर्ट से बाद में जब तक इसको न्याय नहीं मिल जाता तब तक इसका जो खर्चा रहेगा ना कोर्ट के कागज कार्रवाई का, वो सब फ्री रहेगा, निःशुल्क रहेगा। विविध प्राधिकरण एक्ट यही कहता है 1987 कि इसको जो वकील मिलेगा वो सरकारी वकील मिलेगा, इसका एक भी पैसा नहीं लगेगा, जितनी भी कागज कार्रवाई होगी टोटली फ्री रहेगी। और अगर इसको सुरक्षा की जरूरत है तो इसको गेस्ट हाउस भी मिल जाएगा। आई थिंक सेक्शन 5 क्लियर है। पुलिस और मजिस्ट्रेट के क्या कर्तव्य होंगे जो मैंने बताया ना, यहां लिखने की आई थिंक मेरे को जरूरत नहीं है, आप मेरे को अच्छे से सुन रहे हो तो आप वही लिखना, और चाहो तो आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो साथ के साथ। एग्जाम में भी आप ऐसे लिख सकते हो, जितना आप अपने नॉर्मल लैंग्वेज में लिखोगे ना उतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप दूसरे स्टूडेंट से अलग क्या लिख रहे हो और जितना लिख रहे हो वो कितना ट्रू है। क्योंकि है ना, ट्रू कब माना जाता है ट्रू तब माना जाता है जो आपने लिख रखा, अगर ऐसा लगा नहीं शायद इन्होंने कुछ ऐसा प्रैक्टिकल देखा है। अगर आप ऐसा बनाकर लिखोगे, प्रैक्टिकल बना के लिखोगे ना, उसके नंबर ज्यादा मिलते हैं। 6 सेक्शन 6 ये कहता है कोई गेस्ट हाउस दिलाना यार किसी को, मान के चलो पीड़ित है, अब पीड़ित को घर से बाहर निकाल दे, बेचारी रहेगी कहाँ, रिश्तेदार भी इसको नहीं सपोर्ट कर रहे, इसके ये हस्बैंड वाइफ, ये सॉरी जो इसके ससुराल वाले ये भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो जब तक मामला चलेगा तब तक इसको कोई रैन बसेरा दिलवाया जाएगा, कोई भी गेस्ट हाउस इसको प्रोवाइड करवाया जाएगा बाय गवर्नमेंट, जहाँ पे इसको खाना पीना अच्छे से हो सके। अगर इसके साथ कोई बच्चा आना चाहता है तो अपने बच्चा भी अपने साथ ले जा सकती है। हाँ, इसका कोई रैन बसेरा का पूरा प्रबंध सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग होगा। चिकित्सक सुविधाएं, अगर इसके साथ कोई मार पिटाई हुई है, मैंने आपको बताया था कि पुलिस का कर्तव्य बनता है कि इसको नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाए, अगर ज्यादा बीमार है तो इसकी दवाइयां दिलवाई जाए। तो ये कर्तव्य बनता है चिकित्सक सुविधाओं का कि ये सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग, कि अगर पीड़ित है, पीड़ित को अगर मारा गया, पीटा गया, सौतेला बच्चा भी हो सकता है पीड़ित, ये मैं खैर पत्नी का बार बार जिक्र कर रहा हूँ, आप सौतेले बच्चे को मत भूल जाना, सौतेले बच्चा भी पीड़ित हो सकता है, चोट मार रखी हो, ज्यादा बीमार हो, 3 दिन से घर से बाहर सो रहा हो तो बीमार हो गया हो, नमोनिया बुखार वगैरह, तो चिकित्सक सुविधाएं इसको मिलेगी सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग, बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो सेक्शन 1 क्लियर है आई थिंक। इसका नाम, विस्तार, प्रारंभ, परिभाषाएं मैंने आपको बताई, 5-7 आप लिख दीजिए, काफी होगा। घरेलू हिंसा क्या होती है? घर के सदस्यों के द्वारा घर के सदस्यों को तंग करना। संरक्षण अधिकारियों को जानकारी देना कोई अपराध नहीं है बल्कि एक कर्तव्य है। सेक्शन 5 क्या कहता है? पुलिस और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य बताता है, गेस्ट हाउस और ये मेडिकल हेल्प। सीखते हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति। राज्य सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि वो प्रत्येक जिले में ना संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करे, और उनमें ज्यादातर है ना महिला हो। महिला इसीलिए हो क्योंकि घरेलू हिंसा का जो मामला जुड़ा हुआ है वो महिलाओं से जुड़ा हुआ है। हाँ, जुड़ा तो बच्चों से भी है, यानी कि सौतेले बच्चे से, लेकिन उसकी उम्र कितनी? 18 साल से कम। तो 18 साल से कम बच्चों को भी तो एक महिला अच्छे तरीके से समझ सकती है, इसीलिए महिला अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। सेक्शन 9 संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य। जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनके क्या कर्तव्य बनते हैं? उनके कर्तव्य यही बनते हैं कि वो अपने जिले के अंदर जो महिलाएं हैं, देखें कि ज्यादा पीड़ित महिला कहां पर है, उस महिला को जागरूक करें, उसको उसके अधिकार बताएं। अगर उसके साथ अत्याचार हो रहा है तो उसकी सूचना लिखें, उस सूचना को मजिस्ट्रेट साहब तक पहुंचाएं और इस पूरी प्रोसेस, इस पूरी प्रक्रिया को तामील दें। सेक्शन 10 सेवा प्रदाता। देखो सेवा प्रदाता क्या होता है? ये का ना एजेंसी टाइप होते हैं, एजेंसी मान लो या फिर कोई यूनियन मान लो, जो महिला कल्याण से संबंधित है ना, यूनियन बना लेते हैं लोग, एक एजेंसी बना लेते हैं इस इंटेंशन से कि हमारा जो पीड़ित महिला है ना उनकी रक्षा करेंगे, उनको उनके अधिकार दिलवाएंगे। और ये है ना, ये उसी को मान्यता प्राप्त मिलती है जो सोसाइटी ये होता है, जिसने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर अपना पंजीकरण करवाया हो, उसको ये मान्यता प्राप्त मिलती है। ऐसी है कि ये बन जाती है, सोसाइटी टाइप बन जाती है। जो पीड़ित महिला होती है ये उनकी हेल्प करते हैं, उनको उसके अधिकार दिलवाते हैं, जो उनको मुआवजा दिलवाना होता है या मेंटेनेंस दिलवाना होता है, ये पूरी प्रोसेस का ये पूरा काम कर देते हैं और गवर्नमेंट इनके ऊपर भरोसा भी करती है। सेक्शन 10 सरकार के कर्तव्य। देखो सरकार के क्या कर्तव्य होते हैं?
एक होता है जी राज्य सरकार, एक होता है केंद्र सरकार। आईपीसी सेक्शन 17 के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, भारत के अंदर दो ही सरकार है। राज्य सरकार के कर्तव्य ये होते हैं, ये राज्य सरकार के लिए है सेक्शन 11। राज्य सरकार के कर्तव्य ये हैं कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इसका जागरूकता फैलाए। पब्लिक प्लेस के अंदर, आपने बस में सफर किया होगा, ट्रेन में सफर किया होगा, आपने देखा होगा लिखा मिलता महिला हेल्पलाइन नंबर 1091, वो क्या है, वो जागरूकता ही तो है। टीवी पर ऐड दिखाए कि महिला भाई घरेलू हिंसा अगर आपके साथ हो रही है तो आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दें, या आप 1091 पे फोन करें, आपके घर पे पुलिस आएगी, आपको सारी चीज। या फिर जो पीड़ित महिला है उनको रोजगार के अवसर प्रदान करें, या फिर इनके लिए कुछ अच्छा और प्रोटोकॉल तैयार करें ताकि जितना हो सके घरेलू हिंसा कम हो। आपको एक बात बताऊं मैं, ये जो महिला एंड बाल कल्याण जो मंत्रालय है ना, इसके अकॉर्डिंग है ना सरकार क्या करती है, सर्वे करवाती है कि भाई हम और बेहतर कैसे बनाएं कि घरेलू हिंसा कम हो सके। आपने एक चीज नोटिस किया ना, पहले महिला थाने नहीं होते थे। महिला थाने कैसे बने? महिला थाने है ना इन सर्वे के अनुसार ही बने कि भाई जो लेडीज है, जो महिला है ना, वो तंग हो चुकी है, घरेलू हिंसा की शिकार हो चुकी है, लेकिन उसके मन में ये डर है कि जिस थाने में वो रपट लिखवाने जाएगी ना, वहां भी तो उसको पुरुष मिलेगा, और पुरुष मिल गया तो वो डर डर में अपनी बात बता नहीं पाएगी, तो वो क्या मन ही मन फिर घुटती रहती है। ये सर्वे के अनुसार पता चला था। और जैसे ही पता चला फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, महिला थाने बना दिए। महिला थाने बना दिए, फिर पता चला कि अब लेडीज के हाथ में फोन आ चुके हैं, फिर हेल्पलाइन नंबर बना दिया 1091। फिर पता लगा कि अब तो लेडीज और भी एडवांस हो चुकी है, डिजिटल हो चुकी है, अब ऐप भी बना दिए कि आप है ना फोन में ऐप इंस्टॉल करो, एक क्लिक करो, 5 मिनट में पुलिस आपके घर आ जाएगी, पता ही नहीं लगेगा ससुर को कब उठा ले गए। तो सरकार के कर्तव्य है कि ज्यादा से ज्यादा सर्वे करवाएं और जितना हो सके प्रोटोकॉल में सुधार करें ताकि घरेलू हिंसा कम से कम हो। मजिस्ट्रेट को आवेदन, ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 12 कहता है मजिस्ट्रेट को आवेदन। एक पीड़ित महिला है ना, मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकती है जी कि भाई मेरे साथ है ना, मेरे ससुर द्वारा, मेरे पति द्वारा, ये जैसे हस्बैंड हो गया, ये वाइफ है जो पीड़ित है, भाई मेरे हस्बैंड द्वारा, मेरे ससुर द्वारा मेरे को तंग किया जाता है, मेरे को गलत नजर से देखा जा रहा है, ये मजिस्ट्रेट को क्या कर सकती है, आवेदन कर सकती है। जैसे ही इसने आवेदन किया 3 दिन के अंदर, यानी कि 72 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट साहब के पास एप्लीकेशन पहुंचते ही 72 घंटे के अंदर अंदर जिसके भी खिलाफ इसने एप्लीकेशन दिया है, ससुर के खिलाफ दिया है, हस्बैंड के, देवर के, जेठानी के, जिसके खिलाफ भी दिया है, इन दोनों को आपस में क्या होगा, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश होना पड़ेगा, हूबहू होना पड़ेगा, ताकि जो सच्चाई है वो बाहर आ सके। और एक बात और, जिस दिन से ये एप्लीकेशन आ जाएगा, आवेदन आ जाएगा, 3 दिन के अंदर, यानी कि 72 घंटे के अंदर पहली तारीख आ जाएगी। पहली तारीख से लेकर और अधिकतम 60 दिन तक ही केस चल सकता है जी। ये घरेलू हिंसा का 60 दिन से ज्यादा केस नहीं चलेगा। 60 दिन के अंदर अंदर इस केस का पूरा निवारण हो जाएगा, या उस पर या उस पर। और एक चीज और, इस आवेदन के अंदर जो मजिस्ट्रेट साहब को जो आवेदन ये पीड़ित महिला लिख रही है, इसके अंदर ये अपनी कोई रकम राशि भी लिख सकती है कि जी मेरा कोई सतरी धन था, मेरा 5 लाख का नुकसान हुआ, मेरा 50,000 का नुकसान हुआ, मेरे को वो मेरा नुकसान भी दिलवाया जाए। आवेदन के अंदर कोई भी रकम, अगर आप कोई महिला ये वीडियो देख रही हो ना और आपके साथ घरेलू हिंसा हुई है और आप सतरी धन लेके गए हैं, यानी कि जो शादी के समय आप कोई सामान या जेवरात लेके गए हैं और वो सामान आपको ससुराल वालों ने वही रख लिया या उन्होंने बेच खाए, तो आप एप्लीकेशन में लिख दीजिए कि भाई मेरा 2.5-3 लाख रुपया नुकसान हुआ, 50,000 का जितना भी आपका हुआ है, तो आप ये मजिस्ट्रेट साहब को आवेदन कर सकते हैं सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 13 कहता है सूचना की तामील। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो सूचना की तामील कैसे होती है। जैसे ही पीड़ित महिला ने मजिस्ट्रेट साहब को एप्लीकेशन दिया, आवेदन दिया, तो उसी समय एक सम्मन निकलेगा सूचना की तामील, यानी कि किसकी सूचना, जो मजिस्ट्रेट साहब के पास, जैसे ये बना रहा हूं मैं, ये बना दिया, देखो ये हाथ रख दिया मजिस्ट्रेट साहब ने, ये टेबल बना दी, बन गया ना जज साहब ने सूचना भेजी किसके पास, हस्बैंड के पास, कि भाई आप अपनी पत्नी को तंग कर रहे हो, आपको 2 दिन बाद है ना मेरे सामने पेश होना है। और ये तामील करेगा कौन, ये सम्मन भेजेगा कौन, संरक्षण अधिकारी यहां तक पहुंचाएगा, इसका कर्तव्य है। जैसे इसके पास गया, अब इसका कर्तव्य बनता है कि दी गई तारीख को मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश हो जाए। और अगर ये पेश नहीं होता है तो मैंने आपको एक आईपीसी सेक्शन बताया था जी, 272 और 274। अगर ये सम्मन, इसके पास सम्मन जा चुका है कि भाई आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश होना है, और ये दी गई तारीख को अगर पेश नहीं होता है तो भाई को 6 महीने की लग जाएगी, मजा आ जाएगा। तो सूचना की तामील, आई थिंक आप समझ गए होंगे, यानी कि जो भी सूचना कोर्ट द्वारा निकाली गई है उसकी तामील हो, हुक्म की तामील हो,
मुगेम्बो खुश हुआ, अरे हमारा वाला मुगेम्बो खुश हुआ या नहीं हुआ। तो आईपीसी सॉरी घरेलू हिंसा एक्ट का सेक्शन 14 परामर्श, परामर्श क्या होता है? अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट देखो, जैसे ही जज साहब के सामने ये दोनों पेश होंगे, यानी कि ये पीड़ित और ये जिसके भी खिलाफ एप्लीकेशन है, हस्बैंड के खिलाफ है, ससुर के खिलाफ है। परामर्श का मतलब होता है अगर ये पीड़ित चाहती है, अकेले भी पेश हो सकती है, ये पीड़ित चाहती है तो अपने माँ बाप के साथ भी पेश हो सकती है, पीड़ित चाहती है तो सेवा प्रदाता, यानी कि अगर किसी एजेंसी ने इसकी हेल्प की है, किसी महिला कल्याण मंडल ने अगर इसकी हेल्प की है ना, उसके साथ भी ये पेश हो सकती है, अपने वकील के साथ, किसी और के। यानी कि जो परामर्श होगा ना, जो अपॉइंटमेंट होगी जज साहब के सामने, ये एक या एक से ज्यादा लोगों के साथ भी वहां पर हो सकती है, ये इस पीड़ित की मर्जी होती है। सेक्शन 5 कल्याण विशेषज्ञ की सहायता। देखो कल्याण विशेषज्ञ पता कौन होता है? बिचौला। वो गाना था ना हरियाणा में, कीड़े पर के मरे बिचौला, कर गया चाड़ा मोटा। कल्याण विशेषज्ञ की सहायता, कल्याण विशेषज्ञ होता है जी बिचौला। बिचौले का मतलब देखो क्या होता है, ये मान के चलो मजिस्ट्रेट साहब बैठे हैं, ये महिला बैठी है, ये बैठे हैं। अब कई बार है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं क्या फैसला दूं, गलती इसकी भी उतनी है और गलती इसकी भी उतनी है। यानी कि बहुत मामले ऐसे, देखो घर में अगर तू मैं हुई है ना, तो सीधी सी बात है एक हाथ से ताली नहीं बजी है। हाँ बहुत केस में एक हाथ से भी ताली बज जाती है, लेकिन मोस्टली केस में एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो जज साहब क्या करते हैं, किसी कल्याण विशेषज्ञ से सलाह लेते हैं, यानी कि इसकी सहायता लेते हैं। अब ये कल्याण विशेषज्ञ हो कौन सकता है? बिचौला हो सकता है, सरपंच हो सकता है, मेंबर हो सकता है, शहर में एमसी होता है, या सेवा प्रदाता, ये एजेंसी भी हो सकती है। इनसे पूछता है कि भाई आपको उचित क्या लगता है। अगर सरपंच कहता है ना जी कि आप एक काम करो जी, पत्नी को अलग कर दो और पति को भी अलग कर दो, और पति हर महीने के 5,000 रुपए पत्नी को देता रहेगा, तो जज साहब कहेगा भाई सही लग रहा है ना आपको फैसला मजिस्ट्रेट साहब? पत्नी कहते हैं हाँ जी ठीक है। तो किसकी सहायता ली? विशेषज्ञ की। यहाँ विशेषज्ञ कौन बनाया? एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, सरपंच होता है, एमसी होते हैं, मेंबर हो जाते हैं, या कोई जैसे जिन्होंने इसकी शादी कराई हो बिचौला, या फिर ये एजेंसी हो सकती है। आई थिंक आपको सेक्शन 15 के लिए देखो, अगर कोई भी चीज समझ नहीं आ रही ना, आप बेझिझक कमेंट करो, आंसर देना मेरा काम है, डाउट पूछना आपका काम है। और अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें यार, हम भी आपके भरोसे हैं, आपके सपोर्ट के ही सहारे चल रहे हैं। सेक्शन 16 कार्यवाही बंद कमरे में। कार्यवाही बंद कमरे का मतलब है, अगर मजिस्ट्रेट साहब चाहे ना, तो बंद कमरे का मतलब ये होता है कि ओनली पीड़ित और जिसके खिलाफ एप्लीकेशन है, या फिर वहां के जो वकील है, इनके अलावा वहां पर कोई भी नहीं होगा। बंद कमरे का मतलब ये होता है, अगर मजिस्ट्रेट साहब चाहे तो इन सबको बाहर निकाल सकते हैं। देखो कहाँ गया वो सूचना, ये परामर्श, यहां पर तो चलेगी पीड़ित की सेक्शन 14 के अंदर, कि भाई ये अपने साथ किसी को भी लेके आ सकती है, अपने बच्चों को भी लेके आ सकती है। लेकिन यहां पर चलेगी मजिस्ट्रेट। 14 और 16 में ये फर्क है। मजिस्ट्रेट साहब चाहेंगे ना भाई बच्चों को बाहर भेजो रे, कोई यहाँ कोई तमाशा चल रहा है, तो समझ गए आप। सेक्शन 17 साझी गृहस्थी। साझी गृहस्थी देखो क्या होती है, आपने एक चीज सुना होगा, साझा चूल्हा। साझा चूल्हा मतलब कोई भी आओ अपनी रोटी को खाओ पियो मौज करो। साझी गृहस्थी का मतलब ये होता है, जो महिला होती है ना जी, जैसे ये महिला हो गई, आपने एक चीज सुना होगा कि लड़के को बेदखल कर दिया। लड़के को बेदखल किया जा सकता, महिला को कभी बेदखल नहीं किया जा सकता, यही कहता है साझी गृहस्थी। साझी गृहस्थी का मतलब ये है, महिला जिस परिवार से संबंधित है यानी कि पीहर से, और महिला जिस परिवार से संबंधित है यानी कि ससुराल पक्ष से, उसको वहां से कोई नहीं निकाल सकता, उसको बेदखल नहीं किया जा सकता। उसका मन करेगा वो ससुराल में रहेगी, उसका मन करेगा वो पीहर में रहेगी, बेशक उसके कोई जमीन का टुकड़ा नाम हो या ना हो, उसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी हो या ना हो। अब पीहर वालों ने शादी कर दी, ये लड़की का पापा था, इसने शादी कर दी, अब ये चाहे तो अपने पीहर में रह सकती है, रह सकती है जी, पूरा हक है। लड़की को कभी बेदखल नहीं किया जा सकता, यही कहता है सेक्शन 17 साझी गृहस्थी। कोई भी लड़की हो, अगर ये अपने ससुराल में रहना चाहती है तो रहेगी। अब ससुराल वाले कह देंगे इसका तो यहाँ पर कोई जमीन जायदाद इसके नाम है, बेशक ना हो, लेकिन इसका उस गृहस्थी में हक है, हक होता है, पीहर में भी ससुराल में भी। साझी गृहस्थी का मतलब यही होता है। तो आई थिंक आपको सेक्शन 8, 9, 10, 11, 12, ये 30, 40, 50, 60 कोई भी दिक्कत हो आप बेझिझक कमेंट करें। सीखते हैं सेक्शन 18। सेक्शन 18 संरक्षण आदेश। संरक्षण आदेश देखो क्या होता है। अब ये सेक्शन है ना, ये सारे महिलाओं के हक के लिए, महिलाएं थोड़ा ध्यान से सुन लें। संरक्षण आदेश देखो ये होता है, जैसे ही दोनों पार्टियां आमने सामने हो जाती है, मजिस्ट्रेट साहब के सामने सारी बातें हो जाती है, तब मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं। किसको ऑर्डर देते हैं?
जिसके खिलाफ एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन पति के खिलाफ है, सास ससुर के खिलाफ है, जिसके भी खिलाफ है, ये पत्नी है, ये पति है, ये हस्बैंड, ये वाइफ, इसको आदेश देती है कि भाई जहां पर ये रहती है ना, अगर पता लग गया भाई घरेलू हिंसा का केस सच्चा था, घरेलू हिंसा इसके साथ हो रही है, मजिस्ट्रेट साहब को पता लग गया, तब इसको ये आदेश देंगे कि अगर तूने जिंदगी में इसके साथ तो घरेलू हिंसा कर ली, अगर तू किसी दोबारा ऐसे केस में मिल गया, तूने किसी के साथ घरेलू हिंसा की है, तो तेरी खैर नहीं है। या फिर पहला पॉइंट मैंने बता दिया। दूसरा पॉइंट, इसको आदेश ये दिया जाता है तू किसी की अगर सहायता भी करता है घरेलू हिंसा करने में, तो भी तेरी खैर नहीं है। तीसरा, अगर कोई तेरी दोबारा सहायता करेगा घरेलू हिंसा में, इस मामले से या किसी और भी मामले में, यानी कि अगर तू दोबारा मेरे को ऐसे मामले में मिल गया जहां घरेलू हिंसा के मामले में मिल गया, चाहे तू किसी की सहायता करता हो या तेरी कोई सहायता करता हो, या तू दोबारा किसी के साथ घरेलू हिंसा करेगा, तो तेरी क्या है, खैर नहीं होगी। चौथी चीज, जहां पर ये महिला रहेगी यानी कि इसकी पत्नी, तो इसके आसपास भी नहीं जाएगा। पांचवी चीज, ना कभी तो इसके पास फोन मिलाएगा, ना कभी वीडियो कॉल करेगा, ना कभी चैट करेगा, यानी कि इससे कैसे भी इससे तू संपर्क नहीं करेगा। पांचवी चीज, अगर इसके साथ कोई बच्चे रहते हैं, इसी के बच्चे अगर इसके साथ रहते हैं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो स्कूल के आसपास भी नहीं जाएगा। संरक्षण आदेश इसको देगी, कौन देगी, गवर्नमेंट। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, तो आप सेक्शन 18 लगा सकते हैं। सेक्शन 18 के अंदर आपका पति आपके आसपास भी नहीं आएगा। हाँ, अगर सौतेले बच्चे का मामला है तो सौतेले बच्चे में भी इसका पूरा यही बातें आएंगी। ठीक है, अगर आपका और आपके हस्बैंड का, इन दोनों का ज्वाइंट अकाउंट है, बैंक के अंदर ज्वाइंट अकाउंट है, अब ज्वाइंट अकाउंट है तो सीधी सी बात है, ये भी यूज कर सकता है, ये भी यूज कर सकता है, ये तो यूज कर सकती है, लेकिन अगर ये यूज करेगा ना, तो इसको कोर्ट से ऑर्डर लेने पड़ेंगे, ये अपना अकाउंट से पैसे नहीं निकलवा सकता। तो ये हो गए इसके संरक्षण आदेश। और अगर इनमें से ये किसी भी बात का पालन नहीं करता है, तो क्या होगा, कहां गई, सेक्शन 23 लग जाएगा, और सेक्शन 31 भी लग जाएगा। 31 आगे सिखाऊंगा। सेक्शन 23 यानी कि कोर्ट अपना एक पक्षीय फैसला सुना सकती है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी जुर्म लगा, यानी कि सरेआम इसको अपराध बता सकती है। तो ये था जी संरक्षण आदेश। निवास आदेश, देखो निवास आदेश क्या होता है, यह भी महिला के हक में है। अगर आप भी कोई पीड़ित है ना, तो आप सेक्शन 9 कर सकते हैं। सेक्शन 9 का फायदा ये होगा, अगर आप चाहते हो अलग रहना अपने पति से, किसी और शहर में, किसी और गांव में आप रह सकते हो, सारा खर्चा ये देगा। अगर आप चाहते हो आप उसी गांव में, जिस गांव में आपकी शादी हुई है, उसी गांव में उस घर में रहें, जिस घर में आप शादीशुदा गए, शादी आपकी हुई, उसी घर में रहें, लेकिन आपको आपका हिस्सा अलग मिले, तो सेक्शन 19 आपको आपका हिस्सा अलग दिलवा देगा। आप चाहते हो कि भाई आप बीमार हो, आपकी बीमारी का खर्चा जितना भी लगे वो आपका हस्बैंड उठाए, तो इसको ये खर्चा देना पड़ेगा, ये निवास आदेश में आ जाएगा। अगर आप चाहते हो जो भी आप सामान शादी के समय लेके आए थे, सतरी धन जो लेके आए थे, बेड, फ्रिज, कूलर, जो भी आप लेके आए थे, आप चाहते हो वो सारा सामान आपको मिले, तो वो सारा सामान इनको आपको देना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि जो किसी सामान का नुकसान हो चुका है, तो उस सामान के आप पैसे भी ले सकते हो। आप चाहते हो कि आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़े उसकी फीस ये भरे, तो ये भरेगा। ये है जी सेक्शन 19। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि निवास आदेश, अगर ये पत्नी कहीं और निवास करना चाहती है, तो ये पति को गवर्नमेंट कोर्ट आदेश दे सकती है, इसके सारे खर्चे जो ये चाहती है वैसा ही होगा। आई थिंक आप 19 समझ गए। सेक्शन 20, धनीय अनुतोष। देखो धनीय अनुतोष का मतलब ये होता है, अगर ये चाहती है कि मैं अलग रहूं, यानी कि ये इनका कोई प्लॉट है, फैमिली प्लॉट है, भाई इधर वाला वाइफ का हो गया, इधर वाला है, भाई मैं आपसे अलग रहना चाहती हूँ, लेकिन अलग रहने के लिए मेरे को कुछ खर्चे पाने की भी जरूरत है, तो सेक्शन 20 आपको खर्चा पानी भी दिलवाएगा। किससे? हस्बैंड से। आप महीने के 5,000 4,000 रुपए मेंटेनेंस जो आप लेना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। वैसे मेंटेनेंस जो मिलता है वो मिलता है 20 से 25% ऑफ इनकम ऑफ हस्बैंड। जितनी इसकी एक्चुअल जो इसकी इनकम है उसका 20 से 25% आपको महीने का। तो ये होता है 20। सेक्शन 18 समझ में आया, 19 समझ में आया, 20 समझ में आया। 21 21 ये कहता है अभिरक्षा के आदेश। अभिरक्षा का मतलब होता है कस्टडी में रखना। कस्टडी में किसको? बच्चे को। बच्चे को अगर माँ चाहती है कि इस बच्चे, जो ये बच्चे हैं ये मेरे साथ रहें, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि ये बच्चे जो है आपकी कस्टडी में रहेंगे। लेकिन ये बाप, अंश तो बाप का ही है। अब बाप क्या कहेगा? ये कहेगा भाई अधिकार तो मेरा भी है, मैं भी तो मेरे बच्चों से मिलूंगा। तो कोर्ट क्या करेगी? कस्टडी तो दे देगी माँ को, यानी कि पत्नी को, भैया आप अपने बच्चे को अपने साथ रख सकते हो। लेकिन अगर कभी कभार ये मिलना चाहता है इनसे तो मिल सकता है, लेकिन किसकी गवाही में? या तो इसकी गवाही में
या इसका कोई विश्वास पात्र हो, इसकी कोई बहन हो, इसकी माँ हो, जिसने भी इसका नाम कोर्ट में लिखवाया है कि जब ये बच्चों से मिलेगा या तो मैं होंगी या फिर जिसका ये नाम लिखवाएगी वो होगी, तभी तो ये बच्चों से मिल सकता है, अदरवाइज अब ये बच्चों से भी नहीं मिल सकता। और अगर ये बच्चे के लिए कुछ गिफ्ट लेके आता है तो ये गिफ्ट नहीं ला सकता। कोर्ट गिफ्ट लाने की इसके माने भाई अपने बच्चे के लिए गिफ्ट मत लेके आओ, अगर गिफ्ट लेके आया तब भी एक पक्षीय फैसला कोर्ट सुना सकती है। और मैंने बहुत केस देखे हैं, मिलने तो आते हैं बच्चों से और हो जाता है कुछ और, बहुत केस आते हैं तो अरे बाद में हो जाता है, ऐसे ही बहुत सिस्टम है। तो सेक्शन 22 कहता है नुकसान भरपाई का आदेश। गवर्नमेंट के मजिस्ट्रेट साहब क्या है, जितना भी लेडीज का नुकसान हुआ ना उसकी भरपाई के भी आदेश दे सकती है। किसको? हस्बैंड को। सुन लो लेडीजो, देख लो तुम्हारे हक की बात आ रही है। अगर तुम अलग रहना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, पैसे लेना चाहती है तो तुम्हारी मर्जी। और अगर तुम नुकसान की भरपाई का मतलब पता क्या होता है? अगर जैसे जब आपकी शादी हुई, शादी के दौरान आपने ना फ्रिज लेके आए, आप कूलर लेके आए, आप टीवी लेके आए और घर में लड़ाई दंगा हो गया, देखो घरेलू हिंसा होगी तो सीधी सी बात है लड़ाई दंगा ही होगा। उस दौरान ना टीवी फूट गया, टीवी था 10,000 रुपए का, तो आपका जो सतरी धन है वो खराब हुआ कि नहीं हुआ, तो आप उस सतरी धन का क्या करवा सकते हैं? भरपाई करवा सकते हैं। आप कोर्ट में कह सकते हैं जी मैं सतरी धन में ना 10,000 रुपए का टीवी लेके आया, लेकिन इसने लात मार के टीवी तोड़ दिया, तो 10,000 रुपए मेरे वापिस कर। तो तब हस्बैंड को 10,000 रुपए इसको देने पड़ेंगे। किसके? नुकसान की भरपाई के। या कोई और भी सामान हो सकता है, गहने हो सकते हैं, जेवरात हो सकते हैं, जो भी इसका नुकसान हुआ ना उसकी भरपाई भी ले सकती है। देखो लेडीज के लिए कितने कानून, अरे वाह। सेक्शन 23, सेक्शन 23 ये कहता है एक पक्षीय फैसला, यानी कि अगर कोई पति जिसको ये आदेश दिए गए हैं या फिर कोई विरोधी जिसके खिलाफ एप्लीकेशन था उसके खिलाफ आदेश दिए गए, सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22, अगर इनमें से वो किसी को भी भंग करता है, तोड़ता है, यानी कि जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया उसका वो पालन नहीं करता है, तो कोर्ट एक पक्षीय फैसला सुना सकती है। एक पक्षीय मतलब जो ये चाहेगी वही गवर्नमेंट लिख के दे देगी, जा कच्चे काट। आ गया समझ में? सेक्शन 24, रिपोर्ट की निःशुल्क कॉपी। रिपोर्ट की मतलब देखो जैसे दोनों पक्षों के बीच में सुनवाई हुई, हस्बैंड वाइफ पक्ष के, हस्बैंड पक्ष और वाइफ पक्ष, क्योंकि घरेलू हिंसा का मामला है, ससुर के खिलाफ भी हो सकता है, जहां जिसके भी खिलाफ में था, अगर उन दोनों के आपस में सुनवाई हुई, सारी बातें हुई, तब कोर्ट क्या करेगी? एक फैसला सुनाएगी। और उस जो फैसला होगा ना, जो ऑर्डर तैयार करेगी, देखो ऑर्डर 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 ऑर्डर, जो फैसला निकलेगा लास्ट में या फिर जो ऑर्डर निकलेंगे ना उसकी एक कॉपी तो महिला को मिलेगी। महिला मतलब जिसने ये केस किया है, जिसने आवेदन किया उसको मिलेगी। एक कॉपी मजिस्ट्रेट साहब यानी कि कोर्ट में अपने पास रखेंगे। एक कॉपी उस थाने में जाएगी जिस थाने से संबंधित ये केस था, यानी कि जिस नजदीकी थाने में ये मामला चला हुआ था। एक कॉपी महिला के पास, एक थाने में और एक उसी कोर्ट में रहेगी। रिपोर्ट की निःशुल्क कॉपी। और अगर ये भी चीज था, एक मैंने आपको बताया था सेवा प्रदाता, अगर कोई एजेंसी भी शामिल है तो एक कॉपी इसको भी मिलेगी। और इनकी कॉपियों के ना कोई भी गवर्नमेंट एक पैसा भी नहीं लेगी। ये निःशुल्क रहेंगे। देखो मैंने लिख रखा निःशुल्क, यानी कि जो भी गवर्नमेंट फैसला तैयार करेगी, जो आदेश तैयार करेगी ना, सॉरी कोर्ट जो भी आदेश तैयार करेगी उनकी एक एक कॉपी पीड़ित को, थाने को, न्यायालय को और सेवा प्रदाता को मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री। ये कहता है सेक्शन 24। 25, आदेश की अवधि या परिवर्तन। देखो कोर्ट ने जो भी आदेश दिया लेकिन पीड़ित उससे संतुष्ट नहीं है, पीड़ित को लगा कि ये कम है, पीड़ित को लगा कि ये ज्यादा है, तो पीड़ित उसके अंदर क्या करवा सकती है? पीड़ित कौन? जिसने आवेदन किया है, वो क्या करवा सकती है? परिवर्तन करवा सकती है। परिवर्तन करवाएगी क्यों? देखो कोर्ट ने कहा कि भाई हस्बैंड को ना हर महीने 3,000 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन पीड़ित को ये बात हजम नहीं हुई। पीड़ित कहती नहीं कम से कम 5,000 रुपये दिलवाओ, 5,000 में तो शाड़ी आएगी। तो ये क्या करवा सकती है? परिवर्तन करवा सकती है। आदेश की अवधि, अवधि मतलब कोई भी टाइम पीरियड उसको ये चेंज करवा सकती है। तो ये किसके हक में? पीड़ित के हक में। 26, अन्य वाद्य कार्यवाहियों से अनुतोष। ये मतलब समझो, देखो क्या कहता है 26। ये कहती है देखो पहले घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, पंचायत हुई होगी नॉर्मली, लड़की पक्ष के लोग आए होंगे, लड़के पक्ष के लोग आए होंगे, तब क्या हुआ? थोड़ा मोटा लेन देन हो गया होगा। अगर पहले से पत्नी ने यानी कि पीड़ित ने, जिसने आवेदन किया, पहले से अगर कोई पैसे ले रखे हैं ना हस्बैंड पक्ष से, तो वो कोर्ट को बताना पड़ेगा जी मैंने है ना 50,000 रुपए तो पहले ही ठग लिए और कुछ आप दिलवा दो। अगर ये नहीं बताएगी ना तो फिर ये फंस जाएगी। यही कहता है 26। ये है जी मर्दों की हक की बात है ना। यस।
तो जितना भी पैसा इसने पहले खा लिया है ना ससुराल वालों से, वो इसको मेंशन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा जी जज साहब इतने तो लूट लिया है, तो कुछ आप हेल्प करवा दो। तो अगर ये नहीं बताएगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो 18, 19, 20, 21, 26 तक कोई भी दिक्कत हो कमेंट करें, अच्छा लग रहा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको पर्सनली मेरे से कोई बात करनी है तो। सीखते हैं सेक्शन आगे। हाँ अभी तो और धाराएं बाकी है, 10 धाराएं और रहती है, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में 37 सेक्शन है इसके अंदर। सीखते हैं 27 सेक्शन 27 अधिकारिता। अधिकारिता का मतलब ये होता है जो सिविल कोर्ट होता है ना, जहां मजिस्ट्रेट होता है, जिस क्षेत्र में होता है, मान के चलो इस क्षेत्र में है, इस क्षेत्र के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो इस क्षेत्र के हो या ना हो, मतलब यहाँ के 27 निवासी हो या ना हो। ये जैसे ये कोई बिहार का एरिया मान रहा हूँ, बिहार के लोग आकर है ना यहाँ इस एरिया के अंदर रह रहे हैं, यहाँ पर उनके साथ घरेलू हिंसा हो गई, तो यहाँ जो मजिस्ट्रेट है ना, इस एरिया का जो मजिस्ट्रेट है, यहाँ उनकी सुनवाई हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो कहीं के भी हो, लेकिन किस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में है जहां पर इस कोर्ट का पूरा अधिकार है, यानी कि हक है। तो ये कहता है अधिकारिता कि कहीं के भी लोग हो, लेकिन जिस कोर्ट के अंडर में वहां पर उनकी सुनवाई हो सकती है, और जो भी कोर्ट का फैसला होगा, जो भी मजिस्ट्रेट साहब का जो फैसला होगा ना, वो संपूर्ण भारत के अंदर लागू होगा। ऐसा नहीं कि बिहार के अंदर वो मान्य नहीं होगा, वो कहीं पर जाए वो फैसला मान्य माना जाएगा। ये कहता है सेक्शन 27। सेक्शन 28 प्रक्रिया, प्रोसेस ये बताता है कि देखो मैंने आपको सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22, 23 में यही बातें बताई थी कि हस्बैंड को है ना, जिसके पक्ष में विरोधी होता है, जो विरोधी कौन होता है, जिसके पक्ष में एप्लीकेशन आया होता है, जैसे इसके पक्ष में एप्लीकेशन है कि ये घरेलू हिंसा लेडीज को तंग कर रहा है, तो इसको गवर्नमेंट क्या करेगी, आदेश देगी। इस आदेश दे अगर ये पालन ना करे ना इस आदेश का, तो ये जो प्रक्रिया होगी ना, ये टोटली सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होगी। सीआरपीसी, अब आप सीआरपीसी नहीं समझते होंगे, सीआरपीसी क्या होता है, देखो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। देखो किसी लड़की ने, किसी पीड़ित लड़की ने, ये पीड़ित महिला है, ये पत्नी ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस सूचना लेने गई सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, सूचना लेकर मजिस्ट्रेट साहब तक का एफआईआर आई अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी, मजिस्ट्रेट साहब ने सम्मन भेजा सीआरपीसी, सम्मन से व्यक्ति कोर्ट में आया सीआरपीसी, फिर वहां पर जो सुनवाई हुई अकॉर्डिंग टू प्रोसेस सीआरपीसी, फिर क्या हुआ, अगर इसको जेल होगी सीआरपीसी, जुर्माना लगेगा, यानी कि जितनी भी प्रक्रिया होगी वो अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी होगी। लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो अपनी मर्जी भी चला सकता है। मैंने आपको 23 के अंदर यही तो बताया था, अगर एक पक्षीय फैसला, अगर उसने सारे भंग कर दिए ना, तो एक पक्षीय फैसला सुना सकती है कोर्ट, अपनी मर्जी से चला सकता है। लेकिन मोस्टली क्या होगा, जो ये प्रोसेस चलेगा ना, इस सारा प्रोसेस घरेलू हिंसा का, ये अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी चलेगा। 29 अपील। देखो अपील क्या, जिसके खिलाफ जो विरोधी होता है, विरोधी कौन, जिसके खिलाफ एप्लीकेशन आया है, इसको लगा कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो जिस दिन मजिस्ट्रेट साहब फैसला सुनाएंगे, इस केस का फैसला सुनाएंगे, उस फैसले से 30 दिन के अंदर अंदर, ये मर्दों की हक की बात है, ये तो ये क्या कर सकता है, 30 दिन के अंदर अंदर अपील कर सकता है। अपील कहां कर सकता है, सेशनल कोर्ट में कर सकता है। देखो सबसे नीचे स्तर का जो कोर्ट होता है ना, सिविल कोर्ट बोलते हैं, सिविल कोर्ट से सेशनल कोर्ट होता है। तो ये जो मामला चलेगा घरेलू हिंसा का, ये चलेगा सिविल कोर्ट के अंदर। सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया कि इस लड़की के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, लेकिन इस लड़के का मानना है, इस पति का मानना है कि ये लड़की झूठा फैसला आया, हमने इसके साथ कोई घरेलू हिंसा नहीं की, इसने झूठे सबूत दिखाए। तो ये अपील कर सकता है कहाँ, सेशनल कोर्ट के अंदर। कब तक, 30 दिन के अंदर अंदर। यही तो कहता है सेक्शन 29। समझ में आया। सेक्शन 30 संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं को सदस्य को लोक सेवक। देखो क्या होता है, आपने क्या आईपीसी सेक्शन पढ़ा होगा, आईपीसी सेक्शन 21। आईपीसी सेक्शन 21 बताता है कि लोक सेवक कौन होता है। लोक सेवक अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं ना, जो पब्लिक की सेवा करता है ना, वो लोक सेवक होता है। डेट्स इट। संरक्षण अधिकारी लोगों की सेवा कैसा करता है, मैंने आपको बताया था ना कि इनका कर्तव्य क्या होता है, पीड़ित को सारे अधिकार बताना, इसकी सेवा करना, इसको हॉस्पिटल पहुंचाना, भूख लगी हो खाना खिलाना, इसको इसके जितना भी मतलब निःशुल्क वकील वकाल टोटल। सेवा प्रदाता ऐसी एजेंसी जो महिला कल्याण मंडल से रिलेटेड बनी हुई है, ताकि महिलाओं को उनकी जागरूकता, अधिक से अधिक उनको जागरूकता किया जाए, उनको उनके अधिकार। तो ये क्या कर रहे हैं, ये लोक सेवक का ही काम कर रहे हैं, एक लोक सेवक का ही काम कर रहे हैं। और अगर कोई लोक सेवक की बेइज्जती करे तो भैया बताइए, अगर आप एक वकालत कर रहे हैं ना, एक स्टूडेंट है, तो एक आईपीसी का सेक्शन है, अगर कोई एज ए लोक सेवक कोई काम कर रहा है और अगर उस लोक सेवक की अगर कोई बेइज्जती कर देता, खासकर कोर्ट के अंदर, तो उसको क्या सजा मिलेगी और किस सेक्शन के अकॉर्डिंग। अच्छे से तैयारी कर रहे हो ना, तो जरूर बता दोगे, कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। सेक्शन 31 घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस का सेक्शन 31 कहता आदेश का पालन न करना। देखो
इस लड़की ने, इस पत्नी ने आवेदन किया इसके खिलाफ कि मेरा हस्बैंड घरेलू हिंसा करता है, मेरा ससुर बुरी नजर से देखता है, तो इसके खिलाफ गवर्नमेंट ने जो भी आदेश दिया है, भाई तेरे को अलग रहना है, इसको खर्चा पानी देना है, इसके बच्चों से अलग रहना है, देखो मैंने 18, 19, 20, 21, 22 सेक्शन में आपको सारी बातें बताई। अगर ये उनका पालन नहीं करता है तो क्या होगा? क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। इसको 1 साल की सजा मिल जाएगी जी, 1 साल की सजा मिल जाएगी, या फिर 20,000 रुपए जुर्माना। या शब्द बोला है मैंने, या तो 1 साल की सजा मिलेगी या फिर 20,000 रुपए जुर्माना लगेगा, या फिर दोनों भी मिल सकते हैं। अगर इसने कोर्ट की बात नहीं मानी, कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, तो इसको या 1 वर्ष की सजा होगी अकॉर्डिंग टू 31, या 20,000 जुर्माना, ये दोनों भी लग सकते हैं भाई को, अच्छे वाली। तो ये कहता है अगर ये आदेश का पालन नहीं करेगा तो इसको ये जुर्माना भरना पड़ सकता है। 32 सेक्शन 32 ये कहता है संज्ञान और सबूत। संज्ञान और सबूत का मतलब ये है जो इसको ये सजा मिलेगी ना, ये संज्ञा होगा, यानी कि ये संज्ञा अपराध होगा और इसकी जमानत नहीं होगी, यानी कि 1 साल तक इसको जमानत नहीं मिलेगी, जेल में सड़ना पड़ेगा। और संज्ञा अपराध का मतलब ये होती है पुलिस इसको विदाउट वारंट पकड़ सकती है। कहीं ये सोचे कि पहले वारंट, पुलिस आए बोले वारंट दिखाओ, चलना भाई। तो क्या कहता है 33 संरक्षण अधिकारियों द्वारा पालन न करना। अच्छा, ये भी एक सेक्शन है। देखो ये उन लोगों के लिए, उस लोक सेवक के लिए है जो कहते हैं ना कि पुलिस वाले गुंडे, उनके लिए है ये। कई बार क्या होता है कि देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि संरक्षण अधिकारियों की भी ना अपने कर्तव्य होते हैं। कर्तव्य क्या होते हैं? सूचना अगर किसी ने दी है, देखो स्टार्टिंग में बताया था ना, सूचना दी है कि भाई कोई किसी महिला को तंग कर रहा है घरेलू हिंसा में, फिर भी पुलिस वहां पर नहीं पहुंची, तो पुलिस ने क्या किया? कर्तव्य का पालन नहीं किया। पुलिस पहुंच गई, पुलिस उसको उल्टा डरा रही है, पुलिस क्या कर रही है? कर्तव्य का पालन नहीं किया। उसको चोट लगी हुई है, पुलिस ने उसको हॉस्पिटल लेके ही नहीं गई, डायरेक्ट कोर्ट में पेश कर दिया। ऐसा एक बात बताऊं आपको, एक लड़की को कोरोना था और पुलिस वाले ने क्या किया? डायरेक्ट ना मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर दिया। उनसे पहले उनके रीडर ने ना कोरोना की रिपोर्ट मांग ली, मजिस्ट्रेट साहब के रीडर ने, कि कोरोना की रिपोर्ट दिखाओ। रिपोर्ट आए कहाँ से? तो इतने डांट मारी उस ऑफिसर पे कि भाई कम से कम इतना तो दिमाग लगा ले कि कोरोना काल चला हुआ और मजिस्ट्रेट के सामने आप पेश कर रहे हो, तो इसकी रिपोर्ट तो ले आओ। तो वही गलती अगर वो, खैर वो तो माफ हो गई थी, लेकिन ये गलती माफी के लायक नहीं होती। संरक्षण अधिकारी द्वारा अगर पालन, जितना भी उसका कर्तव्य है, अगर वो कर्तव्य का पालन नहीं करता ना, तो उसको भी यही सजा मिलेगी। संरक्षण अधिकारी को जो होता है 1 साल की सजा मिल सकती है या 20,000 रुपये जुर्माना, या दोनों भी लग सकते हैं। ठीक है। सेक्शन 35 ये कहता है संरक्षण अधिकारी द्वारा किए अपराध का संज्ञान। देखो इस संज्ञान और इस संज्ञान का मतलब अलग है। अलग कैसे है? मतलब एक ही है। संज्ञान का मतलब ये है जो संरक्षण अधिकारी के ऊपर है ना, आम इंसान शिकायत नहीं कर सकता, यानी कि ये पीड़ित शिकायत नहीं कर सकती कि जी ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं। इसके ऊपर शिकायत तभी होगी जब या तो राज्य सरकार चाहेगी या इससे बड़ा अधिकारी चाहेगा। इससे बड़ा यानी कि इसकी जो पोस्ट है, इससे कोई बड़ी पोस्ट का व्यक्ति जिसको जो इसके ऊपर अधिकार रखता है, या तो वो इसकी शिकायत करेगा या राज्य सरकार को इससे प्रॉब्लम होगी ना, तब इसके ऊपर ये मामला दर्ज होगा। ये कहता है 35 सद्भावना पूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। देखो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है अगर कोई ऑफिसर, कोई लोक सेवक अपनी ड्यूटी निभा रहा है, जैसा कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया वो उस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है और अपनी ड्यूटी निभा रहा है, बस उस ड्यूटी के दौरान अगर कोई नुकसान हो जाता है ना, तो वो इसकी जिम्मेदारी नहीं बनती जी। नुकसान हो गया तो हो गया, मैं तो मेरी ड्यूटी कर रहा था, बस बात खत्म। इस लाइन का सिर्फ ये मतलब है। सेक्शन 35, अब ये सेक्शन है ना, अब ये सेक्शन सिर्फ स्टूडेंट के लिए बचे हैं। चलो 35 ये कहता है सद्भावना पूर्ण की गई कार्रवाई, यानी कि अगर अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य वो पूरी ईमानदारी से निभा रहा है ना, उस बीच में अगर कोई नुकसान हो जाए तो उसके ऊपर कोई जुर्म नहीं लगेगा। किसके ऊपर? लोक सेवक के ऊपर, संरक्षण अधिकारी के ऊपर। वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा है जी। कोई भी नुकसान हो जाए, यानी कि वो उस चीज का जिम्मेदार नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि इस पुलिस वाले की वजह से ये हुआ, नहीं, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। 36 अधिनियम पर अन्य विधि का अधिकार नहीं होना, यानी कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, घरेलू हिंसा अधिनियम है ना, ये अपने आप में एक कानून है, ये किसी कानून का हिस्सा नहीं है। यानी कि इसके ऊपर कोई कानून नहीं है, इसके नीचे कोई कानून नहीं है, ये अपने आप में एक कानून है। दहेज अधिनियम एक अलग कानून है और ये एक अलग कानून है। यही कहता है कि ये किसी कानून का अंश नहीं है, ये खुद एक कानून है। 37 केंद्र सरकार की शक्ति। देखो केंद्र सरकार की पावर, सारी पावर ही केंद्र सरकार के पास है भाई। केंद्र सरकार चाहे तो इसके अंदर 2-4 धाराएं और लिख सकती है। केंद्र सरकार चाहे तो 2-4 धाराएं डिलीट भी कर सकती है। केंद्र सरकार चाहे
तो ये सजा 5 साल की कर सकती है, जुर्माना 1 लाख, जुर्माना कम ज्यादा कर सकती है। सब क्या है, केंद्र सरकार की तो शक्ति है। केंद्र सरकार ने चाहा तो महिला थाने खुले, केंद्र सरकार चाहेगी तो महिला कोर्ट भी खुल जाएंगे। तो ये केंद्र सरकार की शक्ति है। केंद्र सरकार चाहेगी तो प्रोटोकॉल में और सुधार हो जाएगा, केंद्र सरकार चाहेगी तो पीड़ित को रोजगार के अवसर मिल जाएंगे, केंद्र सरकार चाहेगी तो संरक्षण अधिकारियों की और नियुक्ति हो जाएगी। कितने भी पॉइंट बना लो यार, कितने भी। तो ये था आपका घरेलू हिंसा अधिनियम। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, सारा समझ में भी आया होगा। मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है। आपको कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। और कोई और एक्ट आपको चाहिए हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार कमेंट कर दें, डिलीवर करना मेरा काम है। थैंक यू वेरी मच।